गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नए चैप्टर को लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसका नाम है स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण। जैसा कि हम लोगों को पहले से जानकारी है कि यह प्रबंध का एक कार्य भी है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि मैनेजमेंट के कुल 5 काम होते हैं। फर्स्ट, प्लानिंग यानी कि नियोजन। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। थर्ड, स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण। फोर्थ, डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन। और फिफ्थ, कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। यह 5 काम मैनेजमेंट के होते हैं। चलिए अब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि सबसे पहला काम जो है वह प्लानिंग का होता है। प्लानिंग क्या है? तो किसी भी काम को करने से पहले यह सोचना क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और किसे करना है। यानी कि किसी भी काम को करने से पहले यह सोचना कि क्या, किसे, कब, कहाँ और कैसे हम काम को करेंगे, यह सोचने का काम ही प्लानिंग यानी कि नियोजन कहलाता है। उसके बाद दूसरा काम आता है संगठन का। संगठन किसे कहते हैं? तो कहा गया कि किसी भी काम को करने के लिए उसकी जो भी संरचना तैयार की जाती है, यानी कि एक तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, एक तरह का प्रारूप तैयार किया जाता है कि क्या काम होगा, उस काम को करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी, जितने लोगों की ज़रूरत होगी वो किस योग्यता के होंगे, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, कौन किसे ऑर्डर देगा। इस तरह का एक ढांचा जो भी बनाया जाता है वह संगठन के अंतर्गत आता है। थर्ड काम है स्टाफिंग का यानी कि नियुक्तिकरण का। स्टाफिंग किसे कहते हैं? तो एक लाइन में यह कहा जा सकता है कि यह मानव संसाधन से संबंधित है, यानी कि मनुष्य से संबंधित है। किसी भी संस्था में काम करने के लिए लोग चाहिए, मानव चाहिए। प्लानिंग तो पहले किया जा सकता है, संगठन भी किया जा सकता है, लेकिन बिना मानव के, बिना मनुष्य के संगठन में काम नहीं हो सकता है। इसीलिए नियुक्तिकरण इसी संबंध में कार्य करती है। चलिए अब हम लोग इसके सीधे मीनिंग में आते हैं कि आखिर इसकी मीनिंग क्या कही गई है। तो समझिएगा, हम लोग पढ़ने वाले हैं नियुक्तिकरण के अर्थ। देखिए क्या लिखा गया है। नियुक्तिकरण का अर्थ संगठन में स्थापित विभिन्न पद के महत्व के अनुसार योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने से है। अर्थात अधिक महत्वपूर्ण पदों पर अधिक योग्य व्यक्तियों को लगाया जाता है और कम महत्वपूर्ण पदों के लिए अपेक्षाकृत कम योग्य व्यक्तियों से भी काम चल सकता है। देखिए कहा यह गया, अगर एक सीधी सी बात कही गई है तो नियुक्तिकरण का मतलब होता है कि एक संस्था में जितने भी पोस्ट पहले से खाली है,
उस पोस्ट के महत्व को समझते हुए उसमें किस तरह के योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है, उन्हें नियुक्त करके संस्था में कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरी की जा सकती है। अर्थात जो पोस्ट जितना इम्पोर्टेंट होगा, जितना बड़ा पोस्ट होगा, उसमें उतने योग्य व्यक्ति को चुना जाएगा, और जो भी पोस्ट कम इम्पोर्टेंट होगा उसमें अपेक्षाकृत कम योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक सीधी सा एग्जांपल देखिए, इसका आप उदाहरण ले सकते हैं। जो गवर्नमेंट वैकेंसी या प्राइवेट वैकेंसी निकाली जाती है, या कल कारखाने में जो भी पोस्ट की वैकेंसी निकाली जाती है, देखिएगा आप कि बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, वैकेंसीज निकालती है। यानी उनके संस्था में, जैसे आप बैंक ही देख लीजिए, बैंक में सीट अवेलेबल है, लेकिन उस सीट पर कोई भी व्यक्ति बैठे हुए नहीं है, क्योंकि वो सीट खाली है। मैनेजर की सीट हो, पीओ की सीट हो, क्लर्क की सीट हो, वो खाली है। तो बैंक के जो प्रशासक है, उन्होंने अब निर्णय लिया कि बैंकों में जितने भी खाली सीटें हैं उनको अब भरा जाएगा। तो बैंक में, क्योंकि हमने बताया 3 अलग अलग महत्व के सीटें हैं, मैनेजर की पोस्ट है, उसी प्रकार पीओ की पोस्ट है, उसी प्रकार क्लर्क की पोस्ट है, तीनों अलग अलग महत्व रखते हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद बैंक मैनेजर की होती है, क्योंकि वो सबसे ऊपर वाले पद होते हैं। उनके बाद पीओ की पद होती हैं, क्योंकि मैनेजर से नीचे वाले पद होते हैं, और उसके बाद क्लर्क की पद होती है, जो सबसे नीचे होते हैं। तो पदों का अलग अलग महत्व है। अब क्योंकि मैनेजर की पोस्ट के लिए अधिक योग्य व्यक्ति चाहिए, पीओ की पोस्ट के लिए मैनेजर से थोड़ा कम योग्य व्यक्ति चाहिए, और क्लर्क की पोस्ट के लिए उससे भी कम योग्य व्यक्ति चाहिए, तो कहा गया पदों के महत्व के अनुसार जैसा महत्वपूर्ण पद होगा वैसे योग्य व्यक्तियों को चुनना है, वैसे योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने से है। अर्थात अधिक महत्वपूर्ण पदों पर अधिक योग्य व्यक्तियों को लगाया जाता है। जो पोस्ट जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उसमें उतना योग्य व्यक्ति को लगाया जाएगा, और जो पोस्ट जितना कम इम्पॉर्टेंट होगा उसमें उतना कम योग्य व्यक्ति लगाया जाता है। अन्य शब्दों में क्या देखिए तो पद और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं नियुक्तिकरण के अंतर्गत आती है। पद और व्यक्ति में, पद इम्पॉर्टेंट है, व्यक्ति भी अधिक योग्य वाले व्यक्ति हैं, तो उन दोनों को सामंजस्य स्थापित किया जाता है। अब अगर मान लीजिए एक जिले के मालिक जो डीसी होते हैं, वो भी किसी ना किसी वैकेंसी के थ्रू आते हैं। अब क्योंकि पद बहुत महत्वपूर्ण पद है, एक डीसी का पद जो होता है वो एक जिले के मालिक, यानी कि समझिए एक जिले के मालिक होते हैं वो, तो उनका निर्णय शक्ति, उनकी क्षमता, उनकी योग्यता तो बहुत हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। उनमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, सभी कर्मचारियों से काम लेने की योग्यता होनी चाहिए, बहुत सारी योग्यता चाहिए उनमें, क्योंकि पद भी वैसा ही है। तो कहा गया क्या दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाता है, वैसे व्यक्तियों को ही वह पद दिया जाता है। तो कहा गया है क्या, पद और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं नियुक्तिकरण के अंतर्गत आती है। अब कहा गया इनमें मुख्य क्रियाएं क्या क्या होते हैं। तो कहता है मुख्य क्रिया इस प्रकार है, पहला भर्ती, दूसरा चयन, तीसरा प्रशिक्षण, फोर्थ है प्रमोशन, और फिफ्थ क्या है, ट्रांसफ़र है। फिफ्थ क्या है, ट्रांसफ़र है। हम फिर से बता रहे हैं
कि नियुक्तिकरण में क्या क्या काम होते हैं। पहला होता है क्या, भर्ती का काम होता है। पहला किनका काम होता है, भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट का काम होता है। दूसरा काम किनका होता है, चयन का काम होता है, सिलेक्शन का काम होता है। तीसरा काम होता है प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग का काम होता है। फोर्थ किसका काम होता है, पदोन्नति यानी प्रमोशन का काम होता है। फिफ्थ किनका काम होता है, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर का काम होता है। यह सब मनुष्य की गतिविधियों से संबंधित है। तो कहा गया है क्या, हम लोग फिर से एक बार जानेंगे कि नियुक्तिकरण किसे कहते हैं। तो नियुक्तिकरण का मतलब होता है किसी भी संस्था में पद अगर खाली हो तो पद के महत्व के अनुसार योग्य व्यक्तियों को उस पद पर बैठाना ही, ये सारी प्रक्रियाएं ही नियुक्तिकरण कहलाती है। नियुक्तिकरण के अंतर्गत स्टाफिंग के अंदर क्या है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, प्रमोशन है और ट्रांसफ़र है। ये सारे काम किए जाते हैं। अब हम लोग आते हैं स्टाफिंग के डेफिनेशन में क्या क्या डेफिनेशन दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है थियो हेमन के अनुसार नियुक्तिकरण कार्य प्रबंधकों की भर्ती, चयन, विकास, प्रशिक्षण एवं क्षतिपूर्ति से संबंध रखता है। द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। उसी की तरह वह रिच एवं कुंटज के अनुसार कहा गया, प्रबंधकीय कार्य नियुक्तिकरण के अंतर्गत संगठनात्मक ढांचे में विभिन्न पदों को भरना है। हमने पहले भी कहा संगठन में पदों को क्रिएट किया जाता है कि कौन कौन से पद होंगे, उस पद की योग्यता क्या होगी, कौन पद सबसे ऊपर होंगे, कौन पद नीचे होंगे, कौन किसको आदेश दे सकते हैं, कौन किसको रिपोर्ट करेंगे। ये पोस्ट क्रिएट करने का काम, पोस्ट को बनाने का काम संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। लेकिन उस पद पर योग्य व्यक्तियों को बैठाने का काम, उस पद पर योग्य व्यक्तियों को बैठाने का काम कौन करते हैं, नियुक्तिकरण का यह काम होता है। द मैनेजरियल फंक्शन of staffing involve the filling and keeping filled position in the organizational structure। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके बाद जो हम लोगों को बताया गया है। उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि नियुक्तिकरण प्रबंधन का एक मुख्य कार्य है। हमने पहले भी कहा है कि स्टाफिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि बिना स्टाफ के ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अंतर्गत संगठन में स्थापित विभिन्न पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि उन्हें पदों पर एक लंबे समय तक बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाते हैं। देखिए, स्टाफिंग का मतलब केवल यही नहीं है कि खाली पोस्ट को केवल भर देना, नहीं, उस पोस्ट पर वह व्यक्ति लंबे समय तक बने रहें, उस पोस्ट पर या उस संस्था पर वह व्यक्ति लंबे समय तक सिचुएटेड रहें, पोस्टेड रहें, इसका भी प्रयास किया जाता है। इसके लिए समय समय पर प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफ़र करने का भी काम किया जाता है। यह सब स्टाफिंग के अंतर्गत ही आता है। अब हम लोग आते हैं इसके बाद स्टाफिंग के फीचर्स यानी कि नियुक्तिकरण की विशेषताएं। अब हम लोग समझेंगे कि नियुक्तिकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं, नियुक्तिकरण के क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग स्टाफिंग के फीचर्स के बारे में जानेंगे
कि आखिर स्टाफिंग के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर्स है मनुष्य से संबंध। हमने पहले भी कहा स्टाफिंग में रॉ मटेरियल का कोई बात नहीं होता है, बिल्डिंग की कोई बात नहीं होती है, मशीनरीज की कोई बात नहीं होती है, केवल और केवल किसकी बात होती है, तो ह्यूमन बीइंग, मानव के बारे में, मनुष्य के बारे में। क्योंकि इसका काम इतना ही है कि मनुष्य को कैसे अरेंज करना है, स्टाफ को कैसे अरेंज करना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, कर्मचारी नियुक्ति कार्य की प्रथम विशेषता इसका मनुष्य से संबंध होना है, अर्थात नियोजन एवं संगठन की भांति यह कोई कागजी कार्य, पेपर वर्क नहीं है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन पेपर वर्क है, वो ऑन द पेपर काम होती है, लेकिन योग्य व्यक्तियों को संगठन में विभिन्न पदों पर लगाना है। इस कार्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाओं का संबंध मनुष्य के साथ होता है, चाहे वह भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि कोई भी हो। इन शॉर्ट कहा जाए कि नियुक्तिकरण की सबसे पहली यह विशेषता है कि यह मनुष्य के साथ संबंधित है, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। मनुष्य को कैसे सिलेक्ट किया जाए, उसे कैसे काम करवाया जाए, समय समय पर उसका सिलेक्शन कैसे हो, उसकी प्रशिक्षण कैसे, ट्रेनिंग कैसे हो, उनका प्रमोशन कैसे हो, यह सारे कामों को देखने का काम किनका है, स्टाफिंग का है। दूसरा है क्या, सेकंड पॉइंट है एक पृथक प्रबंधकीय कार्य, ए सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। कर्मचारी नियुक्ति कार्य की दूसरी विशेषता इसका पृथक प्रबंधकीय कार्य होना है। पृथक प्रबंधकीय कार्य होने का अभिप्राय यह है कि यह किसी मुख्य कार्य का अंग ना होकर स्वयं एक मुख्य कार्य है। कहता है ये मैनेजमेंट का दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि यह कोई सहायक काम ना होकर यह खुद भी एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि स्टाफ को सिलेक्ट करना, वो भी सही पोस्ट के लिए सही स्टाफ। अगर मान लीजिए पोस्ट बहुत अच्छा है लेकिन स्टाफ पर्याप्त नहीं है, स्टाफ कैपेबल, स्टाफ में वह क्वालिटी नहीं है, तो इससे क्या होगा, इससे परेशानियां ये आएंगी कि हमारा जो पोस्ट है वह बेकार हो जाएगा, उस पोस्ट पर बेहतर से बेहतर काम नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट है सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक। हम लोगों ने पहले भी जाना है मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट के कुल 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल यानी कि बॉटम लेवल। उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। तो कहा गया चाहे उच्च स्तर हो, चाहे मध्य स्तर हो, चाहे निम्न स्तर हो, सभी जगह स्टाफ का सिलेक्शन होता है। इसीलिए स्टाफिंग सभी जगह पर लागू होती है, चाहे वो किसी भी लेवल के स्टाफ हो। क्यों, एक डीसी जो होते हैं वो टॉप लेवल में आते हैं, डीसी का सिलेक्शन नहीं होता है क्या, डीसी भी वो भी क्या होते हैं, वो भी स्टाफिंग के तहत ही आते हैं। इसका मतलब है चाहे एक वर्कर भी है तो वर्कर हो या एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय भी से स्टाफिंग की तरह ही आते हैं, स्टाफिंग प्रक्रिया करके ही आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यक है। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट में आते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित, रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि स्पष्ट है कि कर्मचारी नियुक्ति का संबंध मनुष्य से है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्योंकि मनुष्य समाज के अंदर रहते हैं इसीलिए सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी से संबंधित होने के कारण इस कार्य का सामाजिक उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए प्रबंधकों को चाहिए कि इसके अंतर्गत भर्ती, चयन, पदोन्नति आदि जितनी भी क्रियाएं की जाए सब निष्पक्ष हो। कहता है समाज
हम लोगों की एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज के लोगों के लिए कुछ करना। इसीलिए कहा गया, स्टाफिंग में कहा गया कि यह एक ड्यूटी है, यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए मैनेजर को चाहिए कि जो भी स्टाफिंग के प्रोसेस हो रहे हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो डिमोशन, कुछ भी हो, चाहे वो ट्रांसफ़र भी हो, बिल्कुल निष्पक्ष, किसी तरह का भेदभाव नहीं, जिसकी जैसी काबिलियत हो वैसे काम होने चाहिए, कहीं भी कोई अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहा गया 5th पॉइंट, आंतरिक एवं बाहरी वातावरण का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कर्मचारी नियुक्ति कार्य निष्पादन पर संस्था के अतिरिक्त आंतरिक एवं बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। क्या कहा गया है? कर्मचारी नियुक्ति कार्य निष्पादन पर संस्था के अतिरिक्त के आंतरिक एवं बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ता है। देखिए, हम लोग जो भी स्टाफिंग का काम करते हैं उसका जो परफॉर्मेंस होता है, अगर अच्छे एम्प्लॉय चुनकर आएंगे तो हमारे फैक्ट्रियों में, हमारे संस्थाओं में, हमारे ऑफिसेस में अच्छा काम होगा। अगर एम्प्लॉय सही नहीं सिलेक्ट हो के आए तो इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा? ऑब्वियस है कि हमारे फैक्ट्रियों में, हमारे संस्थाओं में, हमारे ऑफिसेस में काम बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जैसा भी आपका परफॉर्मेंस होगा उसका इफेक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी पड़ता है। संस्था के आंतरिक वातावरण में संस्था के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न नीतियों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे प्रमोशन पॉलिसी, डिमोशन पॉलिसी, ट्रांसफ़र पॉलिसी आदि। यदि संस्था की यह नीति खाली पदों पर पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा तो उच्च पदों पर पहुंचने का अवसर संस्था में पहले से काम कर रहे कर्मचारियों को ही प्राप्त होगा और बाहरी व्यक्तियों को केवल निम्न स्तरीय पदों पर ही नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार संस्था की आंतरिक नीति का नियुक्तिकरण कार्य पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, समझिए बात को। कहता है कि जो भी स्टाफिंग की पॉलिसी होगी उससे हमारे संस्था के आंतरिक वातावरण पे और बाहरी वातावरण पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर पॉलिसी में यह बन जाए कि जो संस्था के टॉप लेवल पोस्ट होते हैं उनमें केवल और केवल संस्था के अंदर के ही लोगों को प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा। जैसे बैंकों में क्या होता है कि जो टॉप लेवल के पोस्ट होते हैं, मैनेजर्स के पोस्ट होते हैं, उसे अधिकतर जो अभी वर्तमान में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन के द्वारा भराया जाता है। इसका यह परिणाम यह होता है कि सभी कर्मचारियों में एक एनर्जी, एक उत्साह होती है कि हम बेहतर से बेहतर काम करेंगे ताकि हमें जल्द से जल्द प्रमोशन मिल सके। यह एक इस परफॉर्मेंस का, इस पॉलिसीज का हमारे ऑर्गेनाइजेशन में के इंटरनल इन्वायरमेंट में, आंतरिक वातावरण में एक प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार संस्था को बाहर से प्रभावित करने वाले वातावरण में सरकारी नीतियों, गवर्नमेंट पॉलिसीज एवं शैक्षणिक वातावरण, एजुकेशनल इन्वायरमेंट को सम्मिलित किया जाता है। सरकार की यह नीति हो सकती है कि किसी विशेष संस्था में कर्मचारियों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही लिया जाए। शैक्षणिक संस्थाएं विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाकर संस्था के कर्मचारियों के विकास में सहयोग दे सकती है। देखिए, फिर से पढ़ रहे इसके लाइन को, क्या ये कहना चाहा? कहता है संस्था को बाहर से प्रभावित करने वाले वातावरण में सरकारी नीतियों एवं शैक्षणिक वातावरण को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जितने भी बेरोजगार एम्प्लॉय हैं जो वेट कर रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर काम करेंगे, उनको प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा। जैसे बैंकों में क्या होता है कि जो टॉप लेवल के पोस्ट होते हैं, मैनेजर्स के पोस्ट होते हैं, उसे अधिकतर जो अभी वर्तमान में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको
बहुत हद तक इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है गवर्नमेंट के पॉलिसीज पर। सरकार किस तरह से नीतियां बनाई है और क्या एजुकेशन इन्वायरमेंट शामिल किया गया। सरकार की यह नीति हो सकती है कि किसी विशेष संस्था में कर्मचारियों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही लिया जाए। रोजगार कार्यालय का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से, जहां पर लोगों का नाम, बेरोजगार लोगों का नाम दर्ज है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में और भी डिटेल कि जो लोग बेरोजगार होते हैं वह उस ऑफिस में जाकर अपना नाम दर्ज करवाते हैं। जब जिस कंपनी को लगता है कि हमें रोजगार देना चाहिए, हमें लोगों की ज़रूरत है, तो ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से कांटेक्ट करके बेरोजगारों की लिस्ट लेकर उन्हें बुलाकर उसमें से योग्य व्यक्तियों का चुनाव कर लेते हैं। आगे बोला गया शैक्षणिक संस्थाएं विशेष प्रशिक्षण शिविर लगाकर संस्था के कर्मचारियों के विकास में सहयोग दे सकती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हम लोग को, इतना ही जानना है इसमें कि आंतरिक एवं बाहरी वातावरण का प्रभाव इसमें पड़ता है। आंतरिक एवं बाहरी वातावरण का प्रभाव इसमें पड़ता है। चलिए बच्चों, आज हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ लिया है, नियुक्तिकरण के मीनिंग यानी स्टाफिंग के मीनिंग, उसके बाद स्टाफिंग के डेफिनेशन, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्टाफिंग के फीचर्स के बारे में। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में, पढ़ेंगे और उसके बाद इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इसे आप पढ़िए। आपको आशा है मेरी आशा है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।